तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीवेज डिस्पोजल के बारे में, क्लीनिंग ऑफ रिवर, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, रेडिएशन हजार्ड्स, गैस लीक, एसिड रेन, एनवायरमेंटल लॉ। ये जितना भी टॉपिक का नाम हम आपको बता रहे हैं ये पूरा आपके यूनिट 4 में दिया गया है। बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 ज्योग्राफी यूनिट 4। तो आज हम यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं। बाकी का 3 यूनिट ज्योग्राफी का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो यूनिट 4 ही बच गया था अब लास्ट, तो आज ये कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। आपको करना क्या है कि पूरा एक एक क्वेश्चन का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लेना है और आंसर भी देख लेना है। तो आज आपका मेजर पेपर 8 पूरा ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मेजर पेपर 9 कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी क्लास अपलोड किया जाता है रेगुलर क्लास को अटेंड करते रहना है। और एग्ज़ाम के टाइम में लेट तक क्लास अपलोड भी हो सकता है, तो इसीलिए आप सभी को वेट भी करना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना है कि क्लास कब आएगा कब नहीं आएगा, ये भी पूछ लेना है। सबसे पहला सवाल आज के इस क्लास में पूछा गया है, व्हाट इज सीवेज डिस्पोजल, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। सीवेज निपटान क्या है, इसका महत्व बताइए। तो सीवेज निपटान का अर्थ है घरों, उद्योगों और अन्य संस्थाओं से निकलने वाले गंदे पानी को सुरक्षित करने से हटाना और शुद्ध रखना, सुरक्षित तरीके से हटाना और शुद्ध करना। इसका कहने का मतलब है कि जो भी लिखा गया है इसका मतलब हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि हमारे घर से जो गंदा पानी निकलता है, जैसे कि बाथरूम से निकलता है, किचन से, या फिर टॉयलेट का पानी, तो जो भी हमारे घर से निकलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। जो भी गंदा पानी हमारे घर से निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, सीवेज। और अब इस गंदे पानी को ऐसे ही बाहर छोड़ देना सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें गंदगी होती है, कीटाणु और हानिकारक पदार्थ भी होता है। तो इस गंदे पानी को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करना, साफ करना और फिर सही जगह पर छोड़ना ही सीवेज निपटान कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है कि सीवेज निपटान किसको कहते हैं। तो सीवेज निपटान का जो महत्व है, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंस भी दिया गया है, वो भी आपको याद रखना है। तो इसका कुछ महत्व दिया गया है, जिसमें पहला पॉइंट है कि पानी को साफ रखने के लिए सीवेज निपटान का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर गंदा पानी सीधे नदी या तालाब में चला जाए तो पानी खराब हो जाएगा और पानी पीने लायक नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट बीमारियों से बचाता है। इसका कहने का मतलब है कि गंदे पानी में कीटाणु होता है जो हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारी फैलती है, तो सीवेज साफ करने से ये बीमारी कम होती है। तीसरा पॉइंट पर्यावरण की रक्षा करता है। तो अगर गंदा पानी जमीन या पानी में मिल जाए तो पेड़ पौधे और जानवरों को नुकसान होता है, तो सही निपटान से प्रकृति सुरक्षित रहती है। चौथा पॉइंट पानी की बचत होती है। तो जब सीवेज को साफ कर लिया जाता है तो उस पानी का इस्तेमाल फिर से किया जा सकता है, जैसे खेतों में सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इससे पानी की बचत भी होती है। अब एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि मान लो कि अगर पूरे शहर का गंदा पानी बिना साफ किए नदी में डाल दिया जाए तो नदी गंदी हो जाएगी और फिर हम उसका पानी नहीं पी पाएंगे। लेकिन अगर उस पानी को पहले साफ किया जाए तो नदी भी साफ रहेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो इसीलिए सीवेज निपटान बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यह क्या करता है, हमें बीमारी से बचाता है, पानी को साफ रखता है और पर्यावरण की रक्षा भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नदियों की सफाई के उपाय बताइए। तो उपाय सुनिए ध्यान से। तो नदी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। पीने का पानी नदी से मिलता है, खेती के लिए भी हम नदी का पानी का उपयोग करते हैं और डेली के काम के लिए भी नदी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जब नदी गंदी हो जाएगी तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाता है, इसीलिए इसे साफ रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो अब एक एक उपाय आपको सुनना है, जिसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि गंदा पानी सीधे नदी में नहीं डालना चाहिए। यानी घर या शहर का जो गंदा पानी अगर बिना साफ किए नदी में डाल दिया जाए तो नदी बहुत ही ज़्यादा
गंदी हो जाती है। तो इसीलिए पहले उसे साफ करना चाहिए, फिर उसे नदी में डालना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हो चुका। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा उपाय है कि फैक्ट्री के कचरे को साफ करना, यानी कारखानों से निकलने वाला जो पानी हो पानी जो कारखाने से निकलता है गंदा पानी, वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। अगर इसे बिना साफ किए नदी में डाल दिया जाए तो यह पानी और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इसे पहले शुद्ध करना जरूरी होता है। और तीसरा उपाय आपको याद रखना है कि प्लास्टिक और कचरा नदी में नहीं फेंकना है। तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि प्लास्टिक, बोतल या अन्य कचरा नदी में फेंक देते हैं, तो इससे नदी गंदी होती है और मछलियों को नुकसान भी होता है। इसीलिए कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। आप सभी को भी क्या करना है कि कचरा हमेशा इधर उधर रोड पे नहीं फेंकना है, डस्टबिन में ही डालना है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। जब तक लोग खुद समझदार नहीं बनेंगे तब तक समस्या खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए लोगों को समझाना जरूरी है कि नदी को गंदा न करे। पांचवा पॉइंट, सरकार की योजना। तो सरकार कई योजनाएं चलाती है, जैसे घाटों की सफाई करना, कचरा प्रबंधन करना। तो इस तरीके का योजना सरकार चलाती है ताकि पानी को साफ रखा जा सके। तो इन योजना से नदी को साफ रखने में मदद मिलती है। अब छठा पॉइंट आपको याद रखना है कि पेड़ लगाना है। तो नदी के किनारे पेड़ लगाने से मिट्टी बह करके नदी में नहीं जाती है, इससे नदी साफ रहता है। तो इसीलिए पेड़ भी लगाना चाहिए। तो अगर हम सब मिलकर के नदी में कचरा डालना बंद कर दे तो बिना किसी बड़ी मशीन के भी नदी काफी हद तक साफ हो सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है कि नदी को प्रदूषित नहीं करना है। अब अगला सवाल, व्हाट आर नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, एक्सप्लेन। प्राकृतिक खतरे और आपदाएं क्या हैं? तो ये आपको पहले जान लेना है कि प्राकृतिक खतरे का मतलब क्या होता है। तो ये वो घटना होती है जो प्रकृति के कारण होता है। तो प्राकृतिक खतरे का मतलब है, नेचुरल हैजार्ड्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये वो घटना होती है जो प्रकृति के कारण ही होता है, जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़, तूफान, सूखा। तो ये सब क्या है? प्रकृति के कारण ही होता है। तो इनमें शुरू में सिर्फ खतरा ही होता है। अब अगर हम बात करें आपदा की, तो आपदा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब यही प्राकृतिक घटनाएं मनुष्य और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आपदा। मान लीजिए कि भूकंप आया तो उसको हम क्या कहेंगे कि प्राकृतिक खतरा आया। लेकिन जब ये भूकंप क्या करेगी कि भूकंप की वजह से मनुष्य का जान जाएगा, घर द्वार टूटेगा फूटेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? आपदा। तो आसान उदाहरण एक और हम आपको देते हैं कि मान लीजिए अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो ये क्या है? यह एक प्राकृतिक खतरा है। तो इसको हम कहेंगे ये प्राकृतिक खतरा है। लेकिन उसी बारिश से गांव में पानी भर जाए, घर टूट जाए, लोगों का नुकसान हो जाए, तब वो बाढ़ की आपदा बन जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि आपदा आया। कौन सा आपदा आया? तो बाढ़ की आपदा। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा प्राकृतिक खतरा और आपदा का क्या मतलब होता है। तो इसका कुछ महत्व भी, मतलब इस प्राकृतिक खतरे और आपदा का क्या प्रभाव है, ये भी आपको इसमें जानना है। तो प्राकृतिक आपदा का असर बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है, जिसमें आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि लोगों की जान जा सकती है इसकी वजह से, घर, सड़क, पुल ये सब टूट जाते हैं। तीसरा पॉइंट कि बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी होता है। चौथा पॉइंट, पेड़ पौधे और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। तो अब इससे बचना कैसे है? तो बचने के लिए भी कुछ उपाय बताया गया है। पहला पॉइंट याद रखना है कि पहले से चेतावनी देना है। अगर हमें पहले से ही जानकारी मिल जाए तो हम सुरक्षित जगह जा भी सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि मजबूत और सुरक्षित घर बनाना है। तो ऐसा घर बनाना चाहिए जो भूकंप या तूफान को सह सके। तीसरा पॉइंट जागरूकता, यानी लोगों को पता होना चाहिए कि आपदा के समय क्या करना है। चौथा पॉइंट आपदा प्रबंधन करना चाहिए, यानी सरकार और संस्था मिलकर के राहत, बचाव और पुनर्वास का काम करती है। सरकार क्या करती है कि इन आपदाओं की वजह से जो भी नुकसान होता है इससे निपटने के लिए लोगों को राहत पहुंचाती है। तो ये चारों पॉइंट आपको
याद रखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकिरण खतरा क्या है, रेडिएशन हैजार्ड क्या है। तो ये क्या है, अब आपको ये भी समझना है। तो कुछ खास पदार्थ होते हैं जिन्हें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम कहते हैं, यानी रेडियोधर्मी पदार्थ। तो कुछ खास पदार्थ होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इनसे एक तरह की अदृश्य किरण निकलती है। जब ये किरण ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर पर असर डालती है तो इसे ही विकिरण खतरा कहते हैं, यानी रेडिएशन हैजार्ड इसी को कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो अब एक उदाहरण हम आपको देते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आएगा कि धूप हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर हम बहुत देर तक तेज धूप में रहे तो त्वचा क्या हो सकती है, जल सकती है, त्वचा पे बहुत ही ज़्यादा खराब असर भी पड़ जाता है। तो उसी तरह विकिरण यानी रेडिएशन भी थोड़ी मात्रा में ठीक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यह बहुत खतरनाक हो जाता है। तो विकिरण का कुछ नुकसान भी है, यानी इसका कुछ इफेक्ट भी पड़ता है। तो विकिरण का शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, त्वचा खराब भी हो सकता है, शरीर के अंदरूनी अंग प्रभावित हो सकते हैं, बच्चों में जन्म से ही जुड़ी हुई समस्या यानी हो सकती है, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों में। तो ये जो खतरा है, ये विकिरण, ये आता कहाँ से है। तो विकिरण कई जगह से आ सकता है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र से आ सकता है, एक्सरे मशीन से आ सकता है, या फिर रेडियोधर्मी कचरा से, या फिर कुछ प्राकृतिक स्रोत जैसे कि सूर्य से। तो अब हम इससे बचेंगे कैसे, जब विकिरण का खतरा हमें पता है कि ये क्या होता है, नहीं होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो अब हम इससे बचेंगे कैसे। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट याद रखना है कि दूरी बनाए रखना है। जितना दूर रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा पॉइंट कि समय कम रखना है, मतलब जितना कम समय संपर्क में रहेंगे उतना कम नुकसान होगा। तीसरा पॉइंट सुरक्षा कवच, यानी विशेष कपड़े या दीवारें विकिरण को रोकने में मदद करती है। तो इन सभी चीज़ों से दूरी बना करके रखना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, गैस लीक। ये जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है गैस लीक से, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ गैस लीकेज, यानी गैस रिसाव के कारण और प्रभाव बताना है आपको। सबसे पहले आपको समझना है कि गैस रिसाव होता क्या है। तो जब किसी फैक्ट्री, गैस सिलेंडर या पाइपलाइन से जहरीली गैस बाहर निकल जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गैस रिसाव कहते हैं, यानी गैस लीक बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यह गैस दिखाई नहीं देती है लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो गैस रिस्क के कुछ कारण भी यहाँ पे दिए गए हैं। इसका क्या कारण है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि मशीनों की खराबी, यानी अगर मशीन या पाइपलाइन पुरानी या खराब हो जाए तो गैस बाहर निकल सकती है। दूसरा पॉइंट लापरवाही, तो अगर लोग सही तरीके से काम नहीं करते या नियमों का पालन नहीं करते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। तीसरा पॉइंट सुरक्षा उपयोगों की कमी, यानी इसका मतलब है कि जहां सही सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है वहां गैस रिसाव का खतरा ज़्यादा होता है। तो गैस रिसाव के कुछ प्रभाव भी यहाँ पे आपको बताया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ता है गैस लीक की वजह से। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि सांस लेने में आपको परेशानी होगी, आँखों में जलन और पानी आने लग जाएगा। तीसरा पॉइंट कि चक्कर आना और कमजोरी फील होगा आपको। और चौथा पॉइंट कि गंभीर स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। तो ये केवल इंसान को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा जानवर को भी नुकसान पहुंचाता है। तो पर्यावरण भी दूषित हो जाता है गैस लीक की वजह से। तो एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि अगर रसोई में गैस सिलेंडर से गैस लीक हो जाए और हम ध्यान न दें तो वह गैस कमरे में फैल करके हमें बीमार कर सकती है या आग भी लग सकती है। इसीलिए सावधान रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इससे अब बचेंगे कैसे हम, ये क्या प्रॉब्लम है समझ लिए, लेकिन अब हम इससे बचेंगे कैसे। तो पहला पॉइंट कि नियमित जांच करते रहना है कि गैस लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मशीन और पाइपलाइन को समय समय पर चेक करना चाहिए, गैस सिलेंडर को भी समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि सुरक्षा नियमों का पालन करना है।
फैक्ट्री और घर दोनों जगह नियमों का सही पालन जरूरी होता है। और तीसरा पॉइंट की आपातकालीन योजना भी प्लान करके रखना है। अगर गैस लीक हो जाए तो तुरंत क्या करना है, यह पहले से ही तय होना चाहिए, पहले ही आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका टॉपिक है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। ये भी आपको पढ़ना है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा होता क्या है, इसके कारण, इसके प्रभाव भी आपको बताना है। तो ध्यान से सुनना है कि सामान्य बारिश का पानी कैसा होता है। सामान्य बारिश का पानी साफ होता है, लेकिन जब बारिश के पानी में अम्ल मिल जाता है तो वे उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। यानी ऐसी बारिश जो साधारण पानी नहीं है बल्कि थोड़ी तेजाब जैसी बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो इसे हम बचेंगे कैसे, तो अब हम समझते हैं कि ये जो दिया हुआ है कि अम्लीय वर्षा बनती कैसे है, बनने का क्या कारण है। तो सबसे पहले सुनना है कि फैक्ट्री और गाड़ियों से कुछ खतरनाक गैस निकलती है, जैसे SO2 और NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। SO2 का मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसी गैस निकलती है कहाँ से, तो फैक्ट्री से और गाड़ी से, जिस वजह से क्या हो सकता है कि एसिड रेन होता है। तो ये गैसें ऊपर हवा में चली जाती है, यानी वायुमंडल में चली जाती है, और वहाँ से पानी वाली बादल के साथ मिलकर के अम्ल बन जाती है। फिर जब बारिश होती है तो वह पानी अम्लीय बन जाता है, यानी एसिडिक बन जाता है। इस वजह से ही एसिड रेन होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो अगर साफ पानी में थोड़ा नींबू का रस मिला दिया जाए तो वह कैसा होगा, वह खट्टा हो जाता है, यानी वो एसिडिक हो जाता है। तो उसी तरह बारिश का पानी भी गैस के कारण खट्टा हो जाता है और वो एसिड रेन बन करके धरती पे गिरने लग जाता है। तो इसका कुछ प्रभाव भी पड़ता है, वो भी आपको जानना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अम्लीय वर्षा के कई बुरे प्रभाव होते हैं। तो पहला पॉइंट है कि मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। यह मिट्टी को क्या करता है कि फर्टिलिटी कम कर देती है, मिट्टी का फर्टिलिटी कम हो जाता है, जिससे फसल ठीक से नहीं उग पाते हैं। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि पेड़ पौधे को नुकसान बहुत ही ज़्यादा होता है इससे, यानी पत्ती खराब हो जाती है और पेड़ सूख जाते हैं। तीसरा पॉइंट, इससे जल प्रदूषण भी होता है, नदी और तालाब भी प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे मछलियाँ और अन्य जीवों को नुकसान भी पहुँचता है। चौथा पॉइंट कि इमारतों को नुकसान पहुँचता है। तो ये ऐतिहासिक इमारतों को धीरे धीरे खराब कर देती है। एसिड रेन क्या करती है कि ऐतिहासिक जो इमारत होती हैं उसको खराब करती है। तो अब हम बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है आपका एनवायरमेंटल लॉ, यानी पर्यावरण कानून क्या है, ये आपको बताना है। इसका मतलब है कि जैसे समाज में शांति बनाए रखने के लिए नियम होता है, वैसे ही प्रकृति की रक्षा करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कानून कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल लॉज, यानी ऐसे कानून जो हम बताते हैं कि हम हवा, पानी, जमीन और प्रकृति को कैसे सुरक्षित रखते हैं, इसी को हम बोलते हैं पर्यावरण कानून। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री गंदा पानी नदी में डालती है तो उसे रोकने के लिए सरकार ने क्या किए हैं, कानून बनाए हैं। अगर वो नियम नहीं मानेगी तो उसे सजा या जुर्माना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ उद्देश्य भी दिया गया है कि पर्यावरण कानूनों का कुछ उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य होता है, तो पहला पॉइंट है कि प्रदूषण को कम करना, इनका उद्देश्य होता है। दूसरा पॉइंट कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाना। कौन सा संसाधन में क्या आएगा, तो वो आएगा पानी, जंगल, जमीन, इन सभी को बचाना ही इनका उद्देश्य होता है। तीसरा पॉइंट कि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देना। अब हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं कि जैसे कि कुछ नियम कानून जो बनाया गया था उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जल प्रदूषण नियंत्रण कानून ये बनाया गया था जल प्रदूषण रोकने के लिए। और वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून ये बनाया गया था वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। तो ये कानून सुनिश्चित करते हैं कि पानी और हवा साफ रहे। तो पर्यावरण कानूनों का कुछ महत्व भी आपको यहाँ पे बताया गया है, जो महत्व भी आपको जान लेना है। तो पहला पॉइंट कि प्रदूषण को रोकने के लिए अगर कानून नहीं होंगे तो लोग और उद्योग ज़्यादा प्रदूषण करेगा। तो प्रदूषण को रोकने के लिए ही एनवायरमेंटल लॉ बनाया गया है। दूसरा पॉइंट कि लोगों को जिम्मेदार बनाने के लिए
ही एनवायरमेंटल लॉ बनाया गया, यानी कानून के डर से लोग क्या करते हैं, नियम को पालन करते हैं। तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करती है। तो ये कानून जंगल, पानी और जमीन को बचाने में मदद करती है। चौथा पॉइंट, स्वस्थ जीवन के लिए ये अच्छा होता है, यानी साफ हवा और पानी से हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसीलिए एनवायरमेंटल लॉ बनाया गया है। तो पांचवा पॉइंट, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आज भी विकास हो और भविष्य भी सुरक्षित रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है किसकी मदद से होता है, तो पर्यावरण कानून की मदद से। ये कानून क्या करती है कि आज को भी सुरक्षित रखती है और भविष्य को भी सुरक्षित रखती है। अगला सवाल है कि सीवेज शोधन के विभिन्न तरीकों को समझाना है आपको। यहाँ पे दिया गया है विभिन्न तरीका। तो सबसे पहले समझना है कि घर, स्कूल, फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है उसे सीधे बाहर छोड़ना सही नहीं होता है, इसीलिए हम पानी को साफ करने की प्रक्रिया को ही सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं, यानी सीवेज शोधन कहते हैं। तो सीवेज शोधन के कुछ मुख्य तरीके भी हैं। इनको साफ करने के 3 तरीका आपको बताया गया है, जिसमें पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी प्राथमिक ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और तीसरा है टर्शियरी। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक की। तो इसमें क्या होता है कि यह पहला और आसान चरण होता है। इसमें गंदे पानी को छाना जाता है, यानी फिल्टर किया जाता है। बड़े बड़े कचरे जैसे कि प्लास्टिक, कपड़ा, लकड़ी, इस सब को निकाल दिया जाता है इसमें। जैसे हम चाय बनाते समय छन्नी से क्या करते हैं कि पत्ती अलग करते हैं, वैसे ही इसमें बड़े कचरे को अलग किया जाता है। अब दूसरा का अगर हम बात करें, सेकेंडरी का अगर हम बात करें, द्वितीयक का अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि ये दूसरा चरण है और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें छोटे छोटे जीव यानी बैक्टीरिया काम करते हैं। ये गंदे पानी में मौजूद गंदगी को खा जाते हैं और उसे तोड़ देते हैं, यानी जैविक पदार्थ को खा जाते हैं और उसे तोड़ देते हैं। आसान भाषा में एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे घर में कचरा समय के साथ सड़कर मिट्टी बन जाता है, वैसे ही बैक्टीरिया गंदगी को खत्म कर देती हैं। तीसरा चरण दिया गया है, यह अंतिम और सबसे उन्नत चरण होता है। इसमें रसायन और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है और पानी को पूरी तरह साफ और सुरक्षित बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी को उबाल करके और फिल्टर करके पीने लायक बनाते हैं, वैसे ही इस चरण में क्या किया जाता है, इस चरण में पानी बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। तो पानी को साफ करने के लिए हमें इन 3 चरण से गुजरना पड़ता है। तो इसके बाद क्या होता है, तो जब हम ये तीनों स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि इस प्रक्रिया के बाद पानी इतना साफ हो जाता है कि उसे खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है या अन्य कामों में दोबारा उपयोग किया जा सकता है। तो एक पॉइंट आपको इसमें और जान लेना है कि सीवेज ट्रीटमेंट का महत्व क्या होता है। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि जल प्रदूषण को कम करता है, नदी और तालाब को साफ रखता है, बीमारी कम फैलती है और पानी की बचत भी इन सीवेज ट्रीटमेंट की वजह से होता है। तो सीवेज शोधन एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके 3 चरण होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये आपको याद रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इससे गंदा पानी साफ होकर के उपयोगी और पीने लायक बन जाता है, यानी उपयोग करने लायक हो जाता है। अब अगला, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ रिवर पॉल्यूशन, यानी नदी प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। जब नदी का पानी गंदा हो जाता है और पीने या उपयोग के लायक नहीं रहता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिवर पॉल्यूशन यानी नदी प्रदूषण। तो नदी प्रदूषण के कुछ कारण भी आपको यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला कारण है घरेलू गंदा पानी यानी सीवेज। तो घरों से निकलने वाली पानी, जैसे कि बाथरूम, किचन और टॉयलेट का जो पानी निकलता है घर से, अगर इसे बिना साफ किए नदी में डाल दिया जाए तो वो पानी क्या करती है कि नदी को भी गंदा कर देती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि फैक्ट्री का रासायनिक कचरा, फैक्ट्री का रासायनिक कचरा। तो इसका मतलब है कि
कारखानों से निकलने वाली पानी बहुत जहरीली होती है। इसमें कई हानिकारक रसायन होते हैं जो नदी के पानी और उसमें रहने वाले जीवों को नुकसान भी पहुंचाती है। तीसरा पॉइंट है कि खेतों में उपयोग होने वाली रसायन। तो खेतों में डाले जाने वाले जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो बारिश के पानी के साथ वो क्या होते हैं कि बह करके नदी में चले जाते हैं और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्लास्टिक और ठोस कचरा। लोग नदी में क्या करते हैं, प्लास्टिक को, बोतल को, कपड़ा को फेंक देते हैं। यह कचरा पानी को गंदा करता है और मछली और अन्य जीवन को नुकसान भी पहुंचाता है। पांचवा पॉइंट है धार्मिक गतिविधियां, यानी पूजा सामग्री, फूल, मूर्ति का विसर्जन, ये चीजें भी नदी में मिल करके नदी को गंदा कर देती है। तो इसका परिणाम क्या होता है, ये भी आपको जानना है कि नदी प्रदूषण के कुछ परिणाम भी होते हैं। यानी पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है इससे, और मछली और जलीय जीव मरने लग जाते हैं नदी प्रदूषण की वजह से। ये पानी पीने के लिए खतरनाक हो जाता है। अगर हम ये पानी पिएंगे तो हमें कई तरह की बीमारी हो सकती है, तो मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ता है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक देते हैं हम आपको एग्जाम्पल कि अगर हम रोज अपने घर का कचरा किसी एक जगह फेंकते रहे तो वह जगह गंदी हो जाएगी। तो उसी तरह जब हम नदी में कचरा डालते हैं तो नदी भी गंदी हो जाती है। तो नदी प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण आप पढ़ चुके हैं कि मानव गतिविधि की वजह से ही नदी प्रदूषण होता है। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो आसानी से इसको रोका जा सकता है। अगला सवाल है आपदा प्रबंधन क्या होता है, इसका महत्व आपको बताना है। तो आपदा प्रबंधन तो हम कई बार पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम आपको बताते हैं कि जब कोई बड़ी घटना होती है, जैसे कि बाढ़ आया या फिर भूकंप आया या तूफान आया, तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन आपदाओं से बचाव, सहायता और नुकसान कम करने के लिए जो काम किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। आसान भाषा में हम आपको बताएं तो आपदा आने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, आपदा के समय लोगों की मदद करनी चाहिए और बाद में सब कुछ ठीक करना। इन्हीं तीनों को मिला करके आपदा प्रबंधन कहा जाता है। तो इन 3 पॉइंट को मिला करके हम क्या कह सकते हैं, आपदा प्रबंधन। तो इसके कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि पहले आपको क्या करना चाहिए कि 3 तरह का आपको इसमें स्टेप बताया गया है कि आपदा प्रबंधन के वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है तैयारी करना चाहिए, यानी आपदा आने से पहले तैयारी करना, जैसे चेतावनी देना, सुरक्षित जगह बनाना या फिर सुरक्षित जगह पर चले जाना। दूसरा पॉइंट है प्रतिक्रिया, यानी आपदा के समय तुरंत मदद करना, जैसे लोगों को बचाना, खाना देना या फिर दवा देना, लोगों को ज़रूरत का चीज़ उस टाइम में लोगों को देना। तीसरा है पुनर्वास, यानी आपदा के बाद लोगों को फिर से सामान्य जीवन में लाना, जैसे कि लोगों के लिए घर बनवा देना या फिर लोगों को कुछ पैसा दे करके सहायता कर देना। ये क्या कहलाती है, पुनर्वास। तो ये 3 तरीके का स्टेप आपको इसमें बताया गया था जो कि आपको इसमें करना था। तो अब हम समझते हैं कि यह करना क्यों जरूरी है, यानी इसका महत्व क्या है, आपदा प्रबंधन का महत्व क्या है। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि जान बचाने के लिए किया जाता है, मतलब समय पर मदद मिलने से कई लोगों की जान बच सकती है। दूसरा पॉइंट नुकसान कम करने के लिए, मतलब है इसका कहने का कि सही योजना से संपत्ति और पर्यावरण का नुकसान कम होता है। तीसरा पॉइंट है कि जल्दी सामान्य जीवन में लौटने के लिए, यानी लोग जल्दी अपने जीवन में फिर से शुरू कर पाते हैं, फिर से जैसे लोग रहते थे वैसे ही रहने लग जाएंगे। तो इसीलिए हमें आपदा प्रबंधन करना चाहिए। तो डर और घबराहट कम करने के लिए, यानी अगर लोगों को पता होगा कि क्या करना है तो वे घबराते नहीं हैं। जब भी आपदा आता है तो लोग घबराएंगे नहीं, अगर उनको पहले से ही जानकारी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर बाढ़ आने से पहले लोगों को सूचना मिल जाए तो वे क्या करते हैं कि सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं। इससे जान और सामान दोनों बच सकता है। अगला सवाल है कि विकिरण खतरे को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा गया है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि हम आपको रेडिएशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, गैस लीक के बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको समझ में आ ही गया होगा। एसिड रेन के बारे में भी हम आपको समझा चुके हैं। अब इससे बचना कैसे है वो आप रीड कर लीजिए इसको।
अगला सवाल है इंग्लिश में कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी पर्यावरण संरक्षण में सरकार की भूमिका बतानी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्वेश्चन और है जो कि एक्स्ट्रा है। तो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी पर्यावरण प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझाना है। तो ध्यान से सुनिए, हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं या जिस वातावरण में रहते हैं, वही हमारा पर्यावरण होता है। फिर से सुनिएगा, हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं या जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। अगर यही पर्यावरण गंदा हो जाए और इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, गंदा होने से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो आसान भाषा में हम आपको बताते हैं इसका डेफिनेशन कि जैसे पर्यावरण होगा वैसे ही हमारा स्वास्थ्य होगा। अगर वातावरण साफ होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, अगर वातावरण गंदा होगा तो हम बीमार पड़ेंगे। तो प्रदूषण के कुछ प्रकार भी हम आपको बताते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जीवन पर, ये 3 तरह के प्रदूषण होते हैं। ये हम आपको याद रखना है, ये तीनों प्रदूषण का नाम। तो इसका क्या असर पड़ता है? ये जो पर्यावरण प्रदूषण है और मानव स्वास्थ्य, इन तो प्रदूषण के कारण शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारी बढ़ जाती है, जीवन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम रोज गंदा हवा में सांस ले और गंदा पानी पिए तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए साफ पर्यावरण होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो यही संबंध है इन दोनों के बीच, ये आपको याद रखना है। अब आपको अगला टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, सीवेज डिस्पोजल से पूछा गया है। तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल ऑन एनवायरनमेंट, यानी गलत सीवेज निपटान के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि सीवेज निपटान का क्या मतलब है, क्योंकि हम आपको अभी तुरंत ही समझाए हैं कि सीवेज डिस्पोजल का क्या मतलब होता है। तो ये आपको कमेंट में फटाक से कमेंट कर देना है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो आप जान लीजिए। पहला पॉइंट, वाटर पोल्यूशन, यानी जल प्रदूषण होता है। तो गंदा पानी जब नदी या तालाब में जाता है तो पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। अगर ये पीने और उपयोग करने लायक नहीं रहता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सीवेज निपटान की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसका कहने का मतलब है कि गंदगी के कारण पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है। इससे मछलियाँ और अन्य जलीय जीवन मर जाते हैं। तीसरा पॉइंट, मानव स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ता है, यानी गंदा पानी इस्तेमाल करने से पेट की बीमारी, त्वचा की रोग और अन्य संक्रमण हो सकते हैं। चौथा पॉइंट कि मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। जब यह गंदा पानी जमीन में जाता है तो मिट्टी खराब हो जाती है, इससे फसलें भी अच्छी नहीं उगती हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, अगर हम घर का सारा कचरा एक ही जगह फेंकते रहेंगे तो वो जगह गंदा हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी तरह गंदा पानी भी पर्यावरण को खराब कर देती है। तो गलत सीवेज निपटान पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक है। इसीलिए गंदे पानी को पहले साफ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन रिवर क्लीनिंग, यानी नदियों की सफाई में जन भागीदारी की भूमिका समझाइए। तो जन भागीदारी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि जब हम लोग यानी हम सब मिलकर किसी काम में हिस्सा लेते हैं, नदी की सफाई, तो उसी को क्या कहा जाता है? जन भागीदारी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि नदी की सफाई का क्या मतलब है कि नदी का सफाई का मतलब है लोग खुद जिम्मेदारी ले और नदी को साफ करने के लिए जब मदद करते हैं लोग, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नदी की सफाई। लोग क्या करते हैं? हम सब लोग मिल करके नदी की सफाई करते हैं। तो जन भागीदारी की क्या भूमिका है, तो इसमें एक एक पॉइंट हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट है कि कचरा नदी में न डालना। तो अगर लोग खुद नदी में कचरा डालना बंद कर दे तो आधी समस्या तो वहीं पे खत्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, सफाई अभियानों में भाग लेना। तो इसका कहने का मतलब है कि लोग मिलकर के नदी किनारे सफाई अभियान चला सकते हैं। इससे नदी साफ रखने में सीधी मदद मिलती है। तीसरा है पॉइंट, प्लास्टिक का उपयोग
कम करना, यानी प्लास्टिक नदी को बहुत गंदा करता है। अगर लोग इसका उपयोग कम करेंगे तो प्रदूषण कंट्रोल में आ जाएगा। चौथा पॉइंट है कि दूसरों को जागरूक करना, यानी खुद समझने के साथ साथ दूसरों को भी समझाना जरूरी है, जैसे कि परिवार को, दोस्तों को और समाज को जागरूक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पांचवा पॉइंट, स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं की भूमिका भी होती है इसमें। तो छात्र और संस्थाएं अभियान चला सकते हैं, जैसे रैली या फिर पोस्टर या फिर स्वच्छता अभियान चला करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति कचरा नहीं डालता है तो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन अगर पूरा समाज ऐसे करे तो नदी पूरी तरह साफ रह सकती है। मान लीजिए कि अगर आप हैं, आप क्या करते हैं कि नदी में कचरा नहीं डालते हैं, तो नहीं डाल देंगे अगर आप, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जितने भी लोग हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, वो अगर सब लोग मिलकर के क्या करेंगे कि नदी में अगर कचरा नहीं फैलेंगे तो इससे क्या होगा कि नदी साफ रहने लग जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर? प्राकृतिक आपदा के मुख्य प्रकार क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। तो प्राकृतिक आपदा वे घटना होती है जो प्रकृति के कारण होती है, ये हम आपको बता दिए हैं। तो इसके कई मुख्य जो टाइप्स पूछा गया आपसे, ये कितने प्रकार के होते हैं तो ये जान लीजिए। सबसे पहला इसका है भूकंप, दूसरा है बाढ़, तीसरा है साइक्लोन, चौथा है सूखा, पांचवा है लैंडस्लाइड, छठा है वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट। तो एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं भूकंप के बारे में। तो पहला प्रकार है इसका भूकंप। जब धरती अचानक हिलती है उसे भूकंप हम कहते हैं। इससे घर, सड़क, इमारत गिर सकती है। दूसरा पॉइंट हम आपको बताए बाढ़। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पानी हर जगह भर जाता है, इससे गांव और शहर डूब जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बाढ़। अब तीसरा पॉइंट हम आपको बताए थे साइक्लोन यानी चक्रवात। तो तेज हवा और तूफान को चक्रवात कहते हैं। इसी में तेज हवाएं और बारिश बहुत नुकसान पहुंचाती है। चौथा पॉइंट है सूखा, यानी इंग्लिश में कहा जाता है कि ड्रॉट। तो ड्रॉट का मतलब है कि जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो पानी की कमी हो जाती है और फसलें सूख जाती है और जमीन भी सूख जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सूखा। पांचवा पॉइंट भूस्खलन, यानी भूस्खलन इंग्लिश में कहा जाता है लैंड स्लाइड। इसका कहने का मतलब है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी और पत्थर नीचे गिर जाते हैं, इससे रास्ते बंद हो जाते हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? भूस्खलन। छठा पॉइंट है ज्वालामुखी विस्फोट यानी वोल्केनिक इरप्शन। इसका मतलब है जब पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा बाहर निकलता है तो आसपास के क्षेत्र को भारी नुकसान होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट। एक एग्जाम्पल है कि अगर अचानक तेज बारिश से पानी भर जाए तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगा। अगर जमीन हिलने लग जाए तो क्या होगा? भूकंप आ जाएगा। तो ये सभी प्राकृतिक आपदाएं के उदाहरण हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की होती है, जो कि हम आपको एक एक करके बता दिए कि 6 प्रकार का होता है। यहाँ पे आपको 6 प्रकार का ही नाम यहाँ पे दिया गया है, तो इसीलिए इनके बारे में जानकारी और तैयारी जरूरी होती है। इनके बारे में आपको जानना चाहिए और इनसे कैसा बचा जाता है, इनका क्या कारण है, सब कुछ हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अब अगला सवाल है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रेडिएशन हैजार्ड, यानी विकिरण खतरे के स्रोत क्या हैं। यहाँ पे दिया गया है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। खतरा का क्या स्रोत है हम आपको बताए थे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र और एक्सरे मशीन और रेडियोधर्मी कचरा। तो इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है, तभी जाकर के आप रेडिएशन हैजार्ड से बच पाएंगे। इससे जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज के इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन था, 1 मिनट यहाँ तक इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 19 का। और क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि एक्सप्लेन द नीड फॉर एनवायरमेंटल लॉ इन मॉडर्न सोसाइटी। तो आधुनिक समाज में पर्यावरण कानूनों की आवश्यकता समझाना है आपको। तो आधुनिक समाज में औद्योगिकरण और शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, यानी जिससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ऐसे में पर्यावरण कानूनों की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कानून क्या करते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रण करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी करते हैं और लोगों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। इसके बिना उद्योग और
लोग पर्यावरण का अधिक शोषण कर सकते हैं। तो कानून के बिना लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रदूषण फैला सकते हैं। तो इसीलिए सतत विकास और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये कानून बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। यानी भविष्य की पीढ़ी के लिए आधुनिक समाज में कानून का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो आज की इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। तो यूनिट 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज आपका मेजर पेपर 8 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे मेजर पेपर 9 और उसके बाद हम माइनर का क्लास भी शुरू करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब कौन सा सब्जेक्ट का क्लास चाहिए कमेंट में बता देना है।